सभी बच्चों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बड़े प्यार से अपनी चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा हम लोगों ने आपके साथ ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन शुरू किया है और आप जानते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस पे काफी सारे मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं। और कल की ही बात है, हम लोगों ने कल आप लोगों के साथ मिलकर अपने सीजीएल प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा। मैं एक बार आपके साथ ये साझा कर दूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि बहुत सारे बच्चे इस कट ऑफ की दुनिया से भी हो सकता है परिचित ना हो, लेकिन मेरा आप लोगों को फिर भी बताना फर्ज बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम 169 की बात करते हैं तो 169.67 ये डबल AO की पोस्ट के लिए है कट ऑफ। 168 पॉइंट, आप मेरी बात को बहुत सीरियस होकर सुनेंगे, केवल तभी मेरी बात आप समझ पाएंगे, JSO के लिए है। 172.36 या 36 बोलते हैं जैसे डेसिमल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की है, ठीक है। और 150.04 ये है ऑल अदर पोस्ट के लिए। इतनी कट ऑफ को देखने के बाद, ये बेसिकली जनरल की है कट ऑफ, जनरल कैटेगरी है, ठीक है ना। ये UR कैटेगरी है, OBC है, SC है, ST है, या जो और हमारी कैटेगरीज हैं भाइयों की, ठीक है ना, उन कैटेगरी से अभी फिलहाल कोई डिस्कशन में नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी सिर्फ 5 मिनट वेस्ट करूंगा, ठीक है, मात्र 5 मिनट वेस्ट करूंगा। और ये 5 मिनट वेस्ट मैं उन लोगों के लिए करूंगा जो बच्चे चलती क्लास में सर मेरा नाम ले दो, सर मेरा नाम ले दो, सर क्या मैं लाइव हूं, क्या क्लास रिकॉर्डेड है। मैं उन बच्चों की आंखें खोलना चाहूंगा, मैं उन बच्चों को जगाना चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ क्लास में आने के बाद ये महसूस करते हैं कि उनका नाम लेने से टीचर उनका जीवन सफल बना रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस कट ऑफ के ट्रेंड को समझ पाओगे तो आपको बहुत अच्छे से एक प्यारी सी बात समझ में आ जाएगी। इस कट ऑफ के जरिए करीब 71,000, इस कट ऑफ के जरिए करीब 71,000 प्लस कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। करीब करीब 8.5%, यानी कि जो भी हमारे पास संख्या पहले आती थी वो करीब 12 से 13% बच्चे क्वालिफाई करते थे, और जो बच्चे हमारे अब की बार क्वालिफाई किए हैं करीब 8.5% इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई करने का मतलब ये समझिएगा बच्चों कि इस पेपर में वो पास हुए हैं। अब मेंस की लड़ाई इनके लिए शुरू हो गई है। तो जिन बच्चों के लिए मेंस की लड़ाई शुरू हो गई है उनकी इस पहली टीयर 1 के मार्क्स की कैलकुलेशन काम नहीं आएगी। अब उनको फिर से एक दौड़ लगानी है, और ये दौड़ अब उनकी बार होगी तगड़े वाली दौड़। मैं सीरियस किस वजह से हूं? मैं सीरियस इस वजह से नहीं हूं कि कट ऑफ इतनी ऊंची जा रही है, ठीक है। मतलब कट ऑफ को लेकर मेरे को परेशानी नहीं है, कट ऑफ तक जाना भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम इस कैटेगरी पर बात कर रहे थे तब मैंने भी बच्चों के लिए प्रेडिक्शन बताई थी कि 140 के आसपास की कट ऑफ जानी ये वैलिड है। 140 तक की जो कट ऑफ है ना बेटा, ये वैलिड है, ये जायज है, यहां तक आपकी जो कट ऑफ है वो आनी चाहिए। लेकिन हालात कुछ ऐसे कर दिए हैं अब भारत सरकार ने कि भाई पेपर दो थोड़ा इजी, पेपर दो थोड़ा सा इजी, और कट ऑफ रखो ऊंची। तो जो बच्चे सर क्लास लाइव है, सर क्लास रिकॉर्डेड है, सर मेरा नाम ले दो, ठीक है बेटा, उन बच्चों के लिए और ज्यादा खतरा बढ़ गया है। मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं ऐसा बोलने के लिए मजबूर हो गया हूं। क्यों मजबूर हो गया हूं? कि मेरे भाइयों, अगर आपको प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 50 मार्क्स का अगर आप लोगों को इंग्लिश पूछा जा रहा है, मेंस में 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 के हिसाब से, तो जो आपके लिए बन रहा है भाई, कितना हो गया, 3 15 3 135 मार्क्स जो मेंस के लिए बन रहा है। तो मेरे भाई आपको अपने दिमाग को अच्छे से खोल लेना होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मेरे 25 क्वेश्चंस में से मैं 18 ठीक कर पा रहा हूं, 20 ठीक कर पा रहा हूं, 21 ठीक कर रहा हूं, 22 ठीक कर रहा हूं, तो मुझे तो अब अपना नाम बुलवाना है आपसे, मुझे तो क्लास में ये लगता है कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो भाई आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो।
इस कट ऑफ को आप ये बिल्कुल नहीं मानकर चलेंगे, इस कट ऑफ को मानकर चलेंगे कि भाई साहब आने वाले समय में जब आप अपना प्री दोगे ना, आने वाले समय में सोच के चलना भाई साहब, कम से कम प्रीलिम्स में 190 मार्क्स हमें चाहिए, हमें कम से कम 190 मार्क्स चाहिए। अगर है हिम्मत तो लड़ो। जिन पेपर को लेकर आप ये सोचते हैं ना कि भाई YouTube पे काम चल रहा है हमारा, YouTube से काम चला रहे हैं हम, जो बच्चे हमारी YouTube की वोकेबलरी क्लासेस को भी ये सोचते रहे छोड़ना क्या करेंगे, देख के टाइम पास हो रहा है, तो भाई साहब वो अपनी बर्बादी लिख रहे हैं। क्योंकि मैंने अगर कभी भी YouTube पर कोई क्लास ली है, वोकेबलरी की भी अगर क्लास ली है, तो हमेशा एक ही चीज सोच कर ली है कि भाई साहब YouTube की क्लास मेरे बच्चों के लिए कंपलसरी क्लास है। लेकिन जो बच्चा YouTube पर भी लगा रहता है ना बातें करने में, वो बच्चा बर्बाद है। लिख लेना भाई, मेरे शब्द कठोर हैं आज, क्योंकि ये रिजल्ट कल रात को आया था और रात को फिर पूरे ट्रेंड को समझने के बाद एक बात अच्छे से समझ में आई कि अब लड़ाई वही जीत पाएगा जो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की क्षमता रखता है। और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर केवल वही बच्चा कर सकता है जिस बच्चे के अंदर इस बात का दम खम हो कि मुझे तो अब सीरियस होकर वैसे ही पढ़ना है जैसे मुझे मेरे गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अगर किसी भाई के मन में अभी भी मुगालता है कि नहीं सर, आज से 2 साल पहले के टॉपर का मैंने YouTube चैनल फॉलो किया हुआ और वो ये कह रहा है ये पढ़ो और वो पढ़ो और वो पढ़ो और वो पढ़ो, तो बेटा वो जो कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा जा रहा है उस कचरे से तो तुम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे। कि जी पिछले साल के टॉप रैंकर ने मुझे ये बताया है ये पढ़ लो और वो सब छोड़ दो। अरे भैया उसकी बातें मत समझो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको 100% पढ़ लो, उसको 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। संभव केवल तभी है। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा, पेपर जब भी आसान, कट ऑफ हमेशा ऊंची, और सिलेक्शन के साथ साथ बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाइड होते हैं। साधारण सा गणित आप भी दिमाग लगा सकते हैं, मैं कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं। अगर पेपर बिल्कुल आपको लल्लू लग रहा है, जिस पेपर के 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 में से आप 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप जैसे अटेम्प्ट करने वाले 22 बच्चे, मतलब जो आप जैसे बच्चे हैं जो 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो लगभग ये सोच के चलो 20 से 23 की बीच की रेंज लगभग सभी बच्चों की है। अगर आप 22 पर हैं तो सोच के चलना कि भाई साहब 20 से 21, 22, 23 वाले बच्चे दुनिया भर के हैं। भाई मुझे इंग्लिश अगर अच्छे से स्कोर करनी है तो 25 में से 25 ही चाहिए, 25 में से 25 ही करेक्ट मुझे चाहिए। और 25 में से 25 करेक्ट ऐसे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। आज लिख लो इस चीज को, किसी धोखे में मत रहना। 25 में से 25 नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे उसका कारण आपको पता है कि आप YouTube पर इधर उधर भटक रहे हैं, आप इधर उधर की बातों पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। जी उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, किसी ने CET के बारे में कुछ कह दिया, हम CET को लेके बैठ के रोने लग जाएं, तो भाई रो, फिर कोई इलाज है नहीं। इलाज केवल तब है जब आप अपनी क्लास के कंटेंट को बेहद ज्यादा सीरियस होकर पढ़ते हैं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, जिस चीज पर टीचर मेहनत कर रहा है, आप उस चीज पर मेहनत उसी तरह से करें। जिसने आत्मसमर्पण किया है ना अपने गुरु के सामने, गुरु ने उसे कभी असफल नहीं बनने दिया। और जिस बच्चे ने गुरु को आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसने अपनी इस अकड़ में जिंदगी जी ली, अरे मैं अपने आप कर लूंगा जो करना होगा सर, तो उसको गुरु नहीं बचा सकता, उसको उसका अहंकार डुबा सकता है। रावण की हार का कारण सबसे बड़ा उसका अहंकार था। अहंकार क्यों आया? क्योंकि रावण ने सभी देवी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। रावण ने कोई गुरु भी नहीं पाला था, रावण के पास कोई गुरु था ही नहीं, क्योंकि वो खुद एक प्रकांड पंडित था। रावण के बर्बाद होने का कारण भी यही था कि उसे सही दिशा देने वाला कोई गुरु नहीं था। आप किस अहंकार में जी रहे हो भाई? आपको अब जागना होगा। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 25 में से 25 मुझे ठीक करने हैं। अब 25 में से 25 कैसे ठीक करने हैं? पूरी ग्रामर की क्लास जो सर करा रहे हैं उसको 100% डेडिकेशन से पढ़ना है। सर ने जो हम लोगों को वोकैबुलरी करा रखी है यूट्यूब पर, मुझे वो 100% करनी है। वो सारी कर ली है तो आपको जो VOD सेक्शन दिया हुआ है उसकी वोकैबुलरी मुझे 100% पढ़नी है।
और उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मुझे सीरियस होकर पढ़नी है, क्योंकि गुरुजी अब लड़ाई 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक करने की है। अब लड़ाई 20, 22, 23 वालों की नहीं है। अरे आप कौन सी दुनिया में हो यार? देखो ना जरा ध्यान से, यहां पर मात्र एक ही नंबर का फर्क है और जेएस उससे डबल ए, वो जो हाईएस्ट 4800 ग्रेड पे वाली नौकरी है भाई। सिर्फ एक नंबर की वजह से आप कहां पहुंच रहे हो? 4200 से सीधा 4800 पे। सोच नहीं पा रहे हो क्या आप? और आप यहां एक नंबर को कुछ भी नहीं समझ रहे। आप मतलब 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस में से 22 बना रहे हैं और कह रहे हैं जरा गुरुजी हम अपने आप देख लेंगे। अरे सर टॉपर ने कहा है न्यूज़पेपर पढ़ो उसी से काम चल जाएगा। अबे उसको क्या आता है क्या नहीं आता, तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, अपनी औकात को जानो ना भाई। तुम फॉलो किसको कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। तुम्हें फॉलो उसको करना चाहिए जो इस चीज का इतना तजुर्बा रखता है, जिसके सामने लाखों बच्चा पढ़ के जा चुका है। आप फॉलो करो ना राकेश यादव सर को, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे अच्छे इंसान की बात मानते हैं। आप फॉलो किसको कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा। आपके एक नंबर से आप कौन सी जगह पर जा रहे हो आपने महसूस किया? आप कहां पर खड़े हुए हो भाई साहब आपने महसूस किया? सिर्फ 3 नंबर की वजह से कहां पर आप चले जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आपको डराने के लिए धमकाने के लिए चीज नहीं बोलना चाह रहा था। मेरा बोलने का सीधा एक मतलब था कि आपकी अगर यूट्यूब पर क्लास होती है उसे सीरियस होके पढ़ो। खाना छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी से बात होनी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर सर की कॉम्प्रिहेंशन की क्लास 1 बजे है तो 1 बजे ही मुझे पढ़ना है, चाहे सब कुछ चीज छोड़ दूं। अगर मुझे सर की ये क्लास मिल रही है मैं पढ़ूंगा सीरियस होके, मुझे नहीं भटकना कहीं पर। और ये बात बुरी नहीं है कि कट ऑफ इतनी ऊंची जा रही है। आप अपने घर पर अगर अपने घर पर किसी इंप्लॉय को रखना चाहो तो किसको रखोगे? जिसे काम बिल्कुल नहीं आता उसको रखोगे, जिसे काम की जानकारी उसको रखोगे? तनख्वाह दोनों बराबर लें। आप उसी इंसान को अपने घर पर इंप्लॉय रखोगे भाई साहब जिसको काम की जानकारी हो, तनख्वाह भी तो दे रहे हो, तो किस बात की रहमत? तो जब आपके घर पर कोई ऐसा इंसान, आप वेल क्वालिफाइड चाहते हैं, आप वेल एजुकेटेड चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से बच्चे आपको भी मेहनत ही करनी है। तो जो भाई सीरियस नहीं ले रहे थे क्लास, मेरे ये शब्द, कठोर शब्द सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, और जो बात मेरी सीरियस ले रहे हैं उन बच्चों का तो दिल से हमेशा मैं स्वागत करता हूं। और मैं हमेशा उनके सामने झुकता हूं कि जो बच्चे सच्चे मन से मेहनत करते हैं। क्योंकि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं हकीकत में वो मुझे मोटिवेट करते हैं। उनको देखकर मुझे लगता है कि यार इन बच्चों के लिए तो सच में मुझे जी जान लड़ानी है। तो मेरे बच्चों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सीरियस होके पढ़ो, ठीक है बेटा? क्लास के अंदर सर मेरा कमेंट आ रहा है, मेरा नाम ले दो सर, रिकॉर्डेड है। जैसे एक भाई शुरू क्लास होते ही लिखना शुरू कर दिए थे। मैं नाम नहीं लेता इन चीजों के लिए, और ना ही मेरा ये व्यवहार है। क्योंकि कोई बच्चे ये चीजें ही लिखने लग जाता है तो मुझे देखते ही समझ में आ जाता है भाई साहब पढ़ने वाला नहीं है। भाई पढ़ने वाला बच्चा तो अपनी क्लास लगाता है, अपना नोट करता है। तो मेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे भाई, मेरी बातों से अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब की बार, आखिरी बार, जो मैं हमेशा कहता हूं, 25 के 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ठोकने हैं और मेंस में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 के 35 हमें ठोकने हैं। ग्रामर भी, वोकैबुलरी भी और कॉम्प्रिहेंशन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। किसी भाई का अगर समय मैंने वेस्ट किया तो मैं माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ आपके अंदर के सोए हुए हनुमान जी को जगाना चाहता हूं, जो अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी हिम्मत को पहचाने, अपनी लगन को पहचाने और अब की बार, आखिरी बार के इस प्रणय को सिद्ध करके दिखाए। ठीक है बेटा, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंशन का सेट शुरू किया था, जिसमें पैसेज का सेट 1 आपके साथ मिलकर डिस्कस किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बची हुई पीडीएफ है ये आप सभी बच्चों ने घर पर बना ली होगी। ये जो बची हुई पीडीएफ है ये आप सभी ने घर पर बना ली होगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है बेटा, हाँ ना? तो भाई अगर बना ली है तो आइए अब हम आपके साथ मिलकर सेट नंबर 2 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, जिन बच्चों ने घर पर इसको पढ़ लिया है वो बच्चे एक बार इसका मुझे बताएं थीम क्या था।
शाबाश। थीम बता दीजिए। आ जाओ। वेरी गुड। चलिए, तो मैं भी इस चीज को पढ़ लेता हूं आप सभी के साथ। एक भाई कह रहे सर इतना शांत कैसे रह लेते हो? शांत नहीं है बेटा, ठीक है, शांत नहीं। आपका बड़ा भाई हूं मैं, आपके माता पिता के समान भी हो सकता हूं, आपका दोस्त भी हो सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों का हमदर्द हूं। आपके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। बेरोजगारी के इस आलम में हर जगह जो लड़ाई झगड़े फसाद, घर परिवार में झगड़े, घर परिवार के जो कलेश हैं, उस बीच जब मैं भी खड़ा होता हूं तो देखता हूं कि आपके हर एक समस्या का समाधान आपका जल्दी से अपनी गवर्नमेंट जॉब पाना है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, आप किसी पीजी में गंदा खाना खा रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, आपके घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी कर रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आपकी गवर्नमेंट जॉब लगना है। अगर गवर्नमेंट जॉब आप सही समय से पा लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वरना उलझनों में ही जीवन बीत रहा है भाई, ठीक है। इसलिए मुझे शांत होकर आपकी नाव को इस मझधार से पार करना है, ठीक है। अब मेरे बच्चों पढ़ते हैं, आ जाओ। द लॉ इज एन एंटरप्राइज दैट सीक्स टू रूल अस ऑल फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। कितनी प्यारी इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। क्रेडल होता है पालना, छोटे बच्चे को पालना मिलता है, ग्रेव होता है कब्र। इसका मतलब क्या हुआ? जन्म से मृत्यु तक। द लॉ इज एन एंटरप्राइज दैट सीक्स टू रूल। सर, कानून अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जो चाहता है शासन करना बचपन से मृत्यु तक। वेदर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग कस्टम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कस्टम मिलते हैं, कस्टम कन्फ्रंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिवाज है उसके विरोध होते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कई सारी चीजों को अलाउ नहीं करता, कई सारी चीजों को अलाउ नहीं करता, ठीक है। जो धर्म है, जो रीति रिवाज है, उन चीजों में बहुत सारी बातों को अलाउ नहीं करता। ठीक इसी तरीके से जो कस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कई जगह पर विरोध करता है। एंड ऑफन इंडीड एज द डाइवर्स कॉम्बिनेशन प्रोवेस बोथ। और जो डाइवर्स कॉम्बिनेशन है ना, दोनों का अलग अलग जो नजरिया है, इसी की वजह से क्या है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। द वेरी नोशन, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि इस समय जो हमारे सामने सरकार है ये अपने आप में संपूर्ण है? हाँ जी, आप कहोगे सर संपूर्ण है तभी तो बहुमत में है, तभी तो शासन कर रही है ना। अब अगर मान लो इसके जो विरोध में है, अगर मान लो इस विरोध वाली सरकार को पूरी तरह गायब कर दें तो इस रूलिंग पार्टी को ये पता ही नहीं चलेगा कि इसे और क्या सुधार करना है। देखो बच्चों, आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना मैं, ना आप, ना मोदी जी, ना कोई। हर किसी में सुधार की गुंजाइश है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उस सुधार की गुंजाइश का क्या कहा जा सकता है, आओ पढ़ते हैं। द वेरी नोशन ऑफ एंटरप्राइज सजेस्ट्स रिस्क टेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क लेने की क्षमता। दैट इज, इस आई का मतलब होता है बेटा दैट इज, रिस्क एज अ साइट फॉर बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज फेलियर फॉर रेगुलेशन और फेलिसिटेशन ऑफ अप्रूव्ड सोशल कंडक्ट। ठीक है ना। तो किस चीज का रिस्क लेना है? रिस्क एज अ साइट फॉर बोथ, ये दोनों के लिए एक ऐसा स्थान होता है। अपॉर्चुनिटी और फेलियर, मतलब फेल भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जिसमें लागू किए जा सकते हैं, उपलब्ध कराए जा सकते हैं सोशल कंडक्ट को। ठीक है। एट द सेम मोमेंट, और ठीक इसी पल, दिस coupling of the constitutional and custom is at the outset designed to pluralize the notion of legal literacy। ठीक है ना, कानूनी रूप से जो साक्षरता होनी चाहिए। अब देखो ये काफी अच्छी चीज है, क्या कानून की जानकारी सभी को होनी चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, अब कोई इंसान गांव से आया, ठीक है, अब कोई इंसान गांव से आया, उस इंसान को कोई जानकारी नहीं है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास कोई मतलब टू व्हीलर है, उसके पास एक साइकिल है। गांव देहात का इंसान है, खेती बाड़ी करता है। मान लीजिए वो किसी काम की वजह से शहर आ गया। शहर आने के बाद अब उसे जिब्रा क्रॉसिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो जिब्रा क्रॉसिंग की कोई जानकारी नहीं है, उसने रोड क्रॉस करना है, वो सीधा मुंह उठा के चल देगा। किसी गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी, उसको चोट लग गई, पुलिस आ गई, पुलिस ने उस इंसान को जिसको चोट लगी उसको पनिशमेंट दे दी,
उसने कहा, अरे भाई साहब इसने मेरे को टक्कर मारी, मेरे को क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? वो कह रहे कि भाई साहब आपको चलने के लिए जगह दी हुई है, वो काली सफेद पट्टी है, उस पर आपको चलना है, वो लाइट आपकी लगी हुई है, उसको देखकर आपको बोले मेरे को कानून की जानकारी नहीं है, मेरे क्या कसूर है इसमें? इसी को हम कहते हैं नोशन ऑफ लीगल लिटरेसी। कानून की जानकारी से संबंधित सारे लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कानून है और क्या कानून नहीं है। A message yet to be fully constructed and conveyed को इक्वली टू दोज हु गवर्न अस, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, दोनों को इस बारे में पता होना चाहिए। एंड दोज हु वुड रेसिस्ट डोमिनेशन, उन लोगों को भी पता होना चाहिए जो डोमिनेशन को रेसिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, यानी कि वो अपने ऊपर शासन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि हम किसी के अधिकार में नहीं रहेंगे, हम मुक्त हैं, अलग रहेंगे। As citizens, we are supposed to know the law made by the state. क्योंकि हम नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए हमें स्टेट ने क्या कानून हमें दिए हैं, ठीक है जी। Whether we intend to obey it or break it, माने या तोड़े वो हम पर निर्भर करता है। As members of cultural and religious communities, we also need to know the norms that define our membership of these collectives. Often our identity and obligations as members of a political society and of diverse membership, मतलब देखो इसको समझने की कोशिश करना। कभी कभी और आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, जो हमारे ऊपर कानून बनते हैं एज मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी, राजनीतिक सोसाइटी, समाज का हम हिस्सा हैं, एंड ऑफ डाइवर्स मेंबरशिप्स विद इन कल्चरल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, हमारी अलग अलग भी मेंबरशिप है, सांस्कृतिक रूप से हम अलग तरह के लोगों के बीच रहते हैं। कई जगह हमारी संस्कृति दूसरे लोगों से क्लैश करती है, हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज एक दूसरे के विरोध होती हैं, है ना। जिस चीज को हम मानते हैं उस चीज को हो सकता है मुस्लिम भाई नहीं मानते हो, हम उस चीज को शायद हो सकता है ईसाई भाई नहीं मानते हो, है ना। तो कहीं कहीं इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। आगे लिखा, कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूट स्फीयर्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी पीसफुल, शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही लाइन है जो अर्थ बताती है। Often to these collide, collide का मतलब कभी कभी ये टकराते हैं। To decide what obligations ought to have precedence, मतलब पहले से क्या नियम बनाए जाएं, पहले से क्या नियम बनाया जाए संस्कृति और धर्म पर। Each one of us is in collision. In collision situations has to know a great deal about the law of the state and that constituting community and identity other than political. हमें ये जानना होगा, अर्थ समझो बेटा। मुश्किल लग रहा है, कई बच्चों के दिमाग में होता सर इसका हिंदी कैसे बनाए, कुछ नहीं बनाना, हिंदी मेरे साथ पढ़ के देखो। टू डिसाइड, डिसाइड करना है। व्हाट ऑब्लिगेशंस, क्या कानून है। ऑट टू हैव प्रेसिडेंस, कि जिनको पहले से ही बनाया जाना चाहिए, मतलब जो कानून है उनके बारे में पहले से ही क्या हालात बनाने चाहिए। ईच वन ऑफ अस इन कोलिजन, कोलाइड से ही शब्द कोलिजन बना है, कोलाइड का मतलब टकराहट, तो भाई कोलिजन हो गया टकराहट। ऐसी सिचुएशन में जहां टकराहट होती है, पता होना चाहिए अ ग्रेट डील अबाउट, बहुत सारा पता होना चाहिए कानून के बारे में जो स्टेट ने बनाए हैं और जिन्होंने बनाया है कम्युनिटी को, और उस कम्युनिटी के पहचान क्या है अदर देन पॉलिटिकल, राजनीतिक होने के अलावा उनके क्या पहचान है। लिटरेसी इन स्टेट लॉ, सर किसी भी स्टेट में जो कानून है उसकी जो साक्षरता है, जानकारी है, इज इंपॉर्टेंट बट नेवर इनफ फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशंस दैट कॉन्स्टेंटली प्रेस अपॉन अस, ठीक है। जो हमारे ऊपर ये समझ बनाई हुई है मल्टीपल सोर्सेज से ऑब्लिगेशंस की, कॉन्स्टेंटली जो हमारे ऊपर दबाव बनता है। दिस इनवाइट्स एंगेजमेंट विद मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग व्हाट वी मे वांट टू मीन बाय लिटरेसी। अब यहीं से हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन उठता है कि आखिर हमें लिटरेसी का क्या अर्थ पता है, कानून का क्या अर्थ पता है, शासन का क्या अर्थ पता है, ठीक है भाई। एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब विरोध करना, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कानून के नाम पर हमारे ऊपर कुछ ऐसी बातों का दबाव बनाया जाता है कि भाई हम उस चीज का विरोध कर ही नहीं पा रहे, समझ रहे हैं, ठीक है। फर्दर द क्वेश्चन ऑलवेज इज हाउ फार डू रिसोर्सेज ऑफ लीगल लिटरेसी एंडो अस विद द रिसोर्सेज ऑफ जस्टिस फॉर ऑल एंड केयर फॉर वन सेल्फ एंड केयर फॉर अदर्स। तो देखो आपके सामने थीम आ गई है, लीगल लिटरेसी।
और हमें ये देखना कि कितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि रिसोर्सेज ऑफ जस्टिस किस तरीके से न्याय हो सकता है सभी के लिए, और अपना ध्यान कैसे रखें और दूसरों का ध्यान कैसे रखें। ठीक है, एक अच्छा पैसेज था, बिल्कुल ही अलग तरह का पैसेज था। ठीक है, चलिए बच्चों पहले दो प्रश्नों के हल करते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी, थीम पूछने की कोशिश की गई है, नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड एंड इन कॉन्सोनेंस विद, कॉन्सोनेंस का मतलब होता है तालमेल, विद एलिमेंट्स ऑफ सोशल कस्टम एंड जस्टिस, यही आंसर लग रहा है। नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड टू अंडरस्टूड गलत लिखा है, टू बी अंडरस्टूड होना चाहिए था। इन कॉन्सोनेंस विद एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक, पैसेज में इकोनॉमिक की कोई बात नहीं की गई है। नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड टू बी अंडरस्टूड आगे लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ अनजस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड जस्टिस। सर अनजस्ट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? गैर न्यायिक या अन्यायिक अस्तित्व इंसानों का। सर पैसेज में ऐसा कहा ही नहीं है, पैसेज में ऐसा कहा है कि हमारा जो अस्तित्व है वो अन्यायिक है कानून विरोधी है। सर हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा एग्जिस्टेंस है तभी तो कानून का एग्जिस्टेंस है। अगर इस धरती से मानव समाज ही खत्म हो जाए तो फिर कानून किस बात का रहेगा, फिर तो जंगल राज हो गया। नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड इन कॉन्सोनेंस विद एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल। सर इन्वायरमेंट से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है। एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू, किसी से क्या उम्मीद की जाती है? मेक अ बैलेंस बिटवीन लीगल एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल एग्जिस्टेंस, गिव अ प्रायोरिटी और कल्चरल एग्जिस्टेंस। प्रायोरिटी की बात नहीं कही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी की बात नहीं की, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना है, यही आंसर होगा और सब बकवास है। दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलना है कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या है और कल्चरल एग्जिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का तालमेल हमें बनाकर चलना होगा। द अबव पैसेज डील्स इन, किस बारे में कह रहा है ऊपर ये पूरा का पूरा पैसेज, भी तो आंख बंद करके भी बता सकता है मेरा बच्चा। अकॉर्डिंग टू द राइटर डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोवेस मीन्स, ये लिखा है डाइवर्स यानी कि अलग अलग हिस्सों में जो बटकर काम करती है। ठीक है जी, तो डाइवर्स का मतलब अलग, कॉम्बिनेटरी का मतलब इकट्ठे मिलाकर, और प्रोग्रेस का मतलब जो एग्जिस्ट करता है। सर यहां पर सिर्फ इवोल्विंग की बात कही है, हटा दिया। इवोल्विंग की बात कही है, हटा दिया। इवोल्विंग की बात कही है, कंबाइन करना है, कंट्रास्टिंग। कंट्रास्ट समझ में आ गया, ये अलग है, ये मिलते जुलते हैं, तो भाई यही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, यानी कि दो विरोधी एलिमेंट्स को इकट्ठे मिलकर किसी मैकेनिज्म में फिट करने का प्रोसेस डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोग्रेस का मतलब बताती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड कॉल्ड रेसिस्टेंस, विरोध करना। तो डिफाइंस का मतलब क्या होता है? डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस। सविनय अवज्ञा नाम का एक आंदोलन चलाया था। लिबरेटिंग का मतलब मुक्ति होती है, प्रमोशन का मतलब प्रचार हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हम बता दें तो बिल्कुल सही, सर यही करेक्ट आंसर हो गया। कन्फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जो है उसको मानना। ठीक है बच्चे, चलिए मेरे भाइयों एक अगला पैसेज आपके सामने लेकर चल लेते हैं। पैसेज को पढ़ते हैं, साथ साथ आंसर्स बनाते हैं। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, घाना वॉज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट। अफ्रीका का एक स्टेट है जिसका नाम है घाना। तो मैं पहले एक बात आपको बता देता हूं, आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनको स्टेट्स ही कहता है, राइट। अगर आप जाते हैं यूरोप तो यूरोप के लोग अपने जो स्टेट्स हैं उनको स्टेट्स ना कहकर डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो जितने भी स्टेट्स हैं, घाना उसमें एक पहला स्टेट है, अफ्रीकन स्टेट है। द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दिस, बेटे ये पैसेज किस तरह का है? ये पैसेज फैक्चुअल है। इससे पहले जो दो पैसेज थे वो कैसे पैसेज थे? वो डिबेटेबल पैसेज थे, उनमें डिबेट उठती है। आप हर एक लाइन के साथ बहस कर सकते हैं। यहाँ पूरे पैसेज में जो हमें लगता है ये फैक्ट बताया हुआ है कि भाई ये डिटेल्स हैं, इसी के बेस पर आपको आंसर ढूंढना है। Ghana was the first true African state. The reason why we are saying this is that most African states lived in tribal villages, but Ghana was the center of gold trade. This gold trade opened new possibilities for Ghananians. नाम को बोलने का तरीका है Ghananians, ठीक है। The gold trade routes back to the 4th century. सोने का खरीद फरोख्त का एक रास्ता यहाँ पर एक केंद्र बिंदु बना है। ये 4th सेंचुरी से यहाँ चल रहा है। When African सोनिन के
tribes were under the rule of the Maga, the Berber, a Berber clan originating from Morocco. मोरक्को में भी देखा आपने कितना बड़ा तूफान आया, अर्थक्वेक आया, कितने सारे लोग मर गए हैं भाई। क्लैन का मतलब होता है एक ट्राइब ओरिजिनेटिंग जो मोरक्को से पैदा हुई, इन लोगों का शासन था। दिस क्लैन हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल। इन लोगों ने खास क्या चीज पर, मतलब किस चीज पर एक्सपर्ट हो गए थे, इन्होंने ये मास्टर बन गए थे बहुत अच्छी तरीके से ट्रांस सहारन कैमल ट्रेवल, यानी कि सहारा नाम का जो रेगिस्तान है उसमें कैमल से ट्रेवल करने की इनके पास उपलब्धि थी। दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फॉर गोल्ड फ्रॉम सोनेन के, वहां गोल्ड और सॉल्ट का एक्सचेंज ये करते थे, राइट। उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं बताओ जरा। मान लो आपके पास चावल है, ठीक है, आपके पास चावल है, मेरे पास गुड़ है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपने पास से थोड़ा गुड़ दे दूंगा, आपसे थोड़ा चावल ले लूंगा। क्या बोलते थे इस इकोनॉमी को, कमेंट्स में बताएं जरा मुझे। चलिए बच्चे, आगे हमारे सामने लिखा हुआ, देवर नोन फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फॉर गोल्ड फ्रॉम सोनेन के। व्हेन द अरब्स इन्वेडेड नॉर्थ अमेरिका देयर वाज एन अपसर्ज in the trade in gold. Ghana became rich and soon after the Sonnen के ousted, ये बाहर निकल गया, ठीक है जी, यह सबसे आगे आ गया, प्रथम हो गया द मगा and built their own nation under Kaya Magan Sise, ठीक है, who became the Sonenke king around 790. Ghana's ancient capital Kombi Sala was the city where Africans and Berbers met and traded. Arab traders in the 9th century described Ghana as the land of gold. The gold came from Asante and Senegal to the south and west. The trade routes led north and east to Morocco, Libya, Aksum, so on Europe, ठीक है, एंड एशिया। घाना हैड रीच्ड इट्स पीक इन 10th सेंचुरी। चौथी सेंचुरी में प्रोग्राम शुरू हुआ है सोने का खरीद फरोख्त केंद्र बनना। 10वीं शताब्दी में सेंचुरी में ये पूरी तरह से पीक पर था। दिस वाज द सेंचुरी व्हिच कंट्रोल्ड बोथ गोल्ड एंड सॉल्ट ट्रेड्स। नमक और सोने का व्यापार को कंट्रोल किया। अदर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडेड वुलन क्लोथ्स, लग्जरी आइटम्स, लेदर गुड्स। यहां तक और भी चीजों का ट्रेड शुरू हो गया था, व्यापार शुरू हो गया था। बिल्कुल ठीक है बेटा, बार्टर इकोनॉमी कहते हैं। बार्टर इकोनॉमी कहते हैं कि आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको गुड़ दे दूंगा, है ना। जब बार्टर इकोनॉमी में एक समस्या आ गई, जैसे मान लीजिए मेरे पास घोड़ा है, ठीक है, मैं घोड़े का व्यापारी हूं, आपके पास गेहूं है, तो आप मुझे कितना गेहूं दोगे जिसके बदले में घोड़ा दूं। मान लीजिए आपके पास केवल एक बोरी घोड़ा है, मतलब एक बोरी गेहूं है, तो मेरे पास, मैं घोड़ा दे नहीं सकता आपको, तो घोड़े की पूंछ काट के दे देता। वहां समस्या हुई कि एक ट्रेडिंग के लिए एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। Traders transported goods hundreds of kilometers across the Sahara Desert with camel caravans. ठीक है जी, तो चलिए, फैक्चुअल था तो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, फिर भी आंसर तो बना नहीं है, पेपर के ही क्वेश्चन है बेटा ये सारे मेरे भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। एक भाई परेशान हो रहा है कि सर ऐसे ऐसे पैसे जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये रिसेंट एग्जामिनेशन से उठाए हुए पैसेजेस हैं, ठीक है। मैं कॉम्प्रीहेंशन की क्लास में हमेशा वही कॉम्प्रीहेंशन उठाता हूं जो रिसेंट एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। इससे बच्चों को एक फायदा मिलता है, बच्चों का आइडियोलॉजी क्लियर हो जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, तो हमें किस तरह से इसको तैयार करना है, ठीक है ना। मैं आपको प्राचीन परीक्षाओं के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, वो आपको वीओडी में दिया हुआ है। आंसर बताओ बेटा। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पैसेज से जो बताएगा रैपिड और सडन राइज, एकदम से जो फैल जाए, एकदम से जो बड़े रूप में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अपसर्ज। कंट्रोल्ड का एंटोनिम आपको बताना है विपरीत। कंट्रोल का मतलब जिसे कंट्रोल किया गया है, तो प्रैक्टिकलिटी नहीं, प्रोमिस नहीं, प्रोफ्यूज नहीं, एजिटेटेड, भड़का हुआ जो काबू से बाहर हो जाए, भड़का हुआ जो काबू से बाहर हो जाए। मेगा अ बेरबर क्लैन ओरिजिनेटेड कहां से शुरू हुई थी भाई साहब, ये मोरक्को से, राइट। फैक्चुअल है ना, फैक्चुअल तो देखते ही पहचान में आ जाता है, टू द पॉइंट बात है सर, ये बात है। ब्लैंक एंड ब्लैंक वर द फाउंडेशन ऑफ घानास ट्रेड इन एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम्स में देखते हैं क्या हो सकता है। लेदर गुड्स एंड स्लेव्स, कैमल कैरावंस, गोल्ड एंड सॉल्ट, यही था भाई, ठीक है ना। एंशिएंट टाइम्स में ये 4th शताब्दी से जो कहानी शुरू हुई थी उसमें
क्या मिल रहा था खरीद फरोख्त से भाई? सेलेक्ट करना मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, घाना लैंड ऑफ ट्राइब्स, घाना लैंड ऑफ ट्रेड, घाना लैंड ऑफ बर्बर्स, लैंड ऑफ गोल्ड। क्या सटीक होगा भाई? गोल्ड। आइए मेरे बच्चे, अगला पैसेज इंटरेस्टिंग होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जरूर मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। ये एक नई तरह का पैसेज है आप लोगों के लिए बेटा। आपके पेपर में ये वाला अगर पैसेज आ जाए तो भाई दिल खुश हो जाता है आपका। पूछो क्यों? आपका दिल खुश इसलिए हो जाता है सज्जन दोस्तों, आपका दिल खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पैसेज के अंदर पूरी स्टोरी है, और बचपन से इंग्लिश का मतलब हमें स्टोरीज ही पढ़ाना सिखाया गया है। बचपन से याद करो, हमारी किताब होती थी एनसीईआरटी, उसमें स्टोरीज ही स्टोरीज होती थी। तो इसे तो पढ़ना और एकदम से समझना चुटकियों में हमें आ जाता है। आइए आनंद लेते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे हम। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स ने उसके साथ छोड़ दिया। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song. मोनो का मतलब एक हो गया, टोन का मतलब लय हो गया, यानी कि एक ही लय में वो अपनी प्रार्थना गा जाती थी, है ना। मैं आपके सामने, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो, हमारे कर्म नेकी पर चले और बद्दी से टरे ताकि हंसते हुए निकले दम। याद आया? स्कूल की प्रार्थना हम पढ़ते थे, है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। टोनल है, मोनोटोन, एक ही पिच में, ठीक है ना। ये पूरी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है भाई 11वीं या 12वीं में, ठीक है। एक लेसन आपने पढ़ा है, द पोर्ट्रेट ऑफ माई ग्रैंड मदर, और इसको लिखने वाले बहुत अच्छे राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह साहब ने लिखी है ये, और आप लोगों ने पढ़ी हुई है स्कूल लेवल, और इसीलिए इसको जल्दी समझना होगा, ठीक है। Sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो मेरे सामने प्रार्थनाएं गाती थी, ठीक है। तो उसकी ये उम्मीद थी कि मैं उस प्रार्थना को सुनूंगा और मैं भी उसको याद करूंगा। I listened because I loved her voice. मैं सुनता था क्योंकि मुझे दादी की आवाज बहुत पसंद थी। But never bothered to learn it. कभी सोचा ही नहीं याद करने का। Then she would fetch my wooden slate. फिर वो मेरी तख्ती, वुडन स्लेट, क्या बात है, तख्ती। एक तख्ती नाम की चीज हुआ करती थी मेरे बच्चों, स्कूल में हम पढ़ते थे, उस पर लिखते थे, मुल्तानी मिट्टी से उसको रंगते थे और उसके ऊपर हम, याद आया भाई? मैं तो अपने बचपन में मैंने तख्ती लिखी है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी बच्चे ने नहीं लिखी हो। विच ही हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। मुल्तानी मिट्टी को येलो चौक कहते हैं। टाइनी अर्दन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल में लपेट के मुझे देती थी, एंड हैंड इट टू मी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ध्यान से देख लो भाई साहब, पुराने जमाने में हमको भी यही ब्रेकफास्ट मिलता था, बासी चपाती, बासी रोटी, उसके ऊपर थोड़ा सा घी और चीनी उसके ऊपर फैलाकर उसको रोल करके मम्मी दे देती थी, राइट। आजकल ये बच्चों का भाई ब्रेकफास्ट, मुझे टोस्ट ब्रेड चाहिए, मुझे पास्ता चाहिए, मुझे मैक्रोनी चाहिए मॉम्स, अदरवाइज मैं स्कूल्स नहीं जाएगा, ठीक। आजकल के बच्चे इस अलग तरह के होते ही, राइट। एक हमारे टाइम में भाई सब ब्रेकफास्ट नाम की चीज नहीं होती थी, सुबह उठते ही। लेट मी टेल यू फ्रेंकली, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आई स्टार्टेड टीचिंग इन अ प्राइवेट स्कूल इन ईयर 2002 में मैंने सबसे पहले प्राइवेट स्कूल पढ़ाना शुरू किया, और 2000 में मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया। तो जब मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है कहोगे आप इतने बुजुर्ग हो। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, यू वोंट बिलीव दोस्तों, सुबह 6:30 में अपने घर से निकलता था अपना स्कूटर पे, ठीक है। तो 6:30 निकलने से पहले 6:15 बजे में 4 रोटी का अपना ब्रेकफास्ट करके निकलता था, और हमारा ब्रेकफास्ट हमारा लंच होता था, क्योंकि मम्मी अलग से एफर्ट्स नहीं, ठीक है। सो दैट वाज द टाइम, बहुत टफ टाइम हम लोग देखते थे इस चीज को लेकर। प्यार प्रेम इतना नहीं पेरेंट्स देते थे, ठीक है। काम करो बेटा, फालतू की बकवास नहीं। लिटिल बटर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों साथ जाते थे स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज, कई बासी रोटियां लेकर जाती थी फॉर द विलेज डॉग्स। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द temple.
क्योंकि उसी के नजदीक मंदिर था। बेसिकली ये मंदिर खुशवंत सिंह, तो उनकी फैमिली की अगर ये बात है तो गुरुद्वारा साहिब वो जाते थे। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर, जो प्रीस्ट है वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, लाइन बनाकर लोग बैठते थे ईदर साइड ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस का मतलब होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, समूह गान। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो अपनी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ती थी। वी हैड बोथ फिनिश, जब दोनों की हमारी क्लास खत्म होती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, दोनों साथ वापस चलते थे। दिस टाइम द वाइल्ड डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, हमें भाई सारे गलियों के कुत्ते इकट्ठे जमावड़ा मिलते थे, हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक चलते थे, लड़ते गुर्राते एक दूसरे के साथ। ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू, और हम रोटियां उनको डालते थे। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन सिटी, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए थे, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए बुलावा, संदेशा भेजा, आ जाओ बेटा। सेंड फॉर फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। ठीक है जी, जैसे आप अपने घर पर बीमार हो, आप अपने घर पर बीमार हो, आपका मन नहीं लग रहा, मम्मी पापा सब अपने काम में बिजी हैं, तो यू सेंट फॉर योर फ्रेंड्स, आपने अपने दोस्तों को बुलावा भेजा, आ जाओ यार बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे हाँकेंगे। That was a turning point. और टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां से सारी चीजें बदल गई। इन आर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती यानी कि दादी और मेरी दोस्ती खत्म। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, एक ही कमरे में हम थे, वी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अंग्रेजों के स्कूल में जाते थे भाई। इन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स, कोई कुत्ते का सिस्टम नहीं था गलियों का। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया भाई, पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया। इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, बहुत कम एक दूसरे से मुलाकात होती, क्योंकि मैं सुबह जल्दी स्कूल निकल जाता था, दोपहर की एक्टिविटीज, ट्यूशन, वापस आता, तब तक दादी से बात ही नहीं होती थी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। स्कूल से वापस आने के बाद वो मुझसे पूछती थी, क्यों पूछती थी, क्योंकि यहां जब देखोगे तो यहां बताया गया है, जब वो स्कूल जाती थी तो वहां पर उसके साथ स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी और बच्चों को प्रार्थनाओं के बारे में पूछती थी, सिखाती थी, उनके सामने प्रार्थनाएं गाती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, मैं उनको विज्ञान की बात बताता, इंग्लिश वर्ड्स बताता, लर्निंग एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड ऑफ बीइंग राउंड एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन चीजों को सुनकर वो उदास होती थी। ठीक है, यहां एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बच्चा है ये अच्छी एजुकेशन पा रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ कि उसकी दादी को बहुत बुरा लगता है। सवाल है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहां पर अगर ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है कि दादी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, उन प्रेयर्स को, उन कुत्तों को खिलाना, उसको बहुत अच्छी सुपीरियर एजुकेशन मानती थी, और आज बेटा साइंस की, आर्ट्स की, इसकी उसकी सब चीज अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, देखते हैं। She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught. उसे विश्वास ही नहीं था, ये पढ़ाने की क्या जरूरत है। English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ये इस कहानी का जस्टिफिकेशन है। अच्छा है, पढ़ी हुई है ये स्टोरी आप लोगों ने स्कूल लेवल पर, इसलिए तो आसान था, फटाक से हमने पढ़ दिया। Grandmother sang the morning prayers in monotonous tone so that her melodious voice echoed in the house. Grandson would learn it too. Children would return home soon. Her grandson would wake up with the sound. ठीक है, तो क्या असली कारण होगा भाई? यही असली कारण हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। Why did grandmother carry stale chapatis with her? भाई गली के आवारा, स्ट्रे का मतलब भटकते हुए कुत्तों को देने के लिए। What kind of a woman was grandmother? Self-centered, illiterate, religious, modern. सर पूरी धार्मिक थी, इसलिए जब उसे ये पता चला कि धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, she became unhappy. What does the narrator refer to as turning point? Learning Western science, going to an English school, grandmother feeding sparrows, he and his grandmother shifted to the city. यही आंसर होना चाहिए शायद, है जी।
अगली पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, क्या लिखा है? वाई डिड द ग्रैंड मदर अकम्पनी हर ग्रैंड सन टू स्कूल एवरी डे? हर दिन स्कूल क्यों लेके जाती थी? टू रीड स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल वाइल ही स्टडीड, यही है इसका आंसर, और तो क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू स्पेंड, मतलब उसके साथ क्यों जाती थी स्कूल हर दिन? टू कीप हिम सेफ फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, ऐसा नहीं, टू इंश्योर ही वुडंट रन अवे, नहीं सर, स्पेंड मोर टाइम विद हिम, नहीं सर, वो आप वहां पढ़ लेगा। अरे वाह, वन मोर बिग बॉस इज हियर, ठीक है, वन मोर बिग बॉस इज हियर। शुरू करें दोस्तों। चलिए बच्चे, पैसेज को पढ़ते हैं। एक भाई कह रहा है सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दो। When Tao Ying rides on the bus alone, Tao Ying जब बस पे अकेला ट्रेवल करता था, quite often she does not bother to buy a ticket. टिकट खरीदने की कभी इच्छा नहीं होती थी। ये किसी लड़की का नाम है भाई, ठीक है। Why should she, क्यों खरीदे वो? Without her, the bus would still be stopping at every stop. क्योंकि अगर वो टिकट ना भी खरीदेगी, टिकट ना खरीदने से बस का कुछ फर्क थोड़ी पड़ता, बस तो फिर भी अपने स्टॉप्स पर रुकती जाएगी। A driver and a conductor would still have to be employed. भाई साहब, ड्राइवर भी बस चलाएगा, कंडक्टर भी बैठेगा, उनको बस फिर भी चलानी पड़ेगी। एंड द सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल उतना ही यूज होगा जितना होना है। क्लियरली Tao Ying has to astute, भाई अब उसको कठोर होना पड़ा। When the bus conductor looked like her responsible type, जब कंडक्टर ने उसको देखा ध्यान से, she would buy a ticket as soon as she got on board. बैठते ही कि वो टिकट ले लेगी। But if he appeared to be casual, जैसे ही उसका कैजुअल यानी कि केयरलेस व्यवहार होगा कंडक्टर का, she would not dream of paying, पर टिकट लेना ही नहीं चाहती। Considering it small punishment for him, a little saving for herself, तो वो उसको पनिश करना चाहती थी कि मतलब कैजुअल होने का, केयरलेस होने का मतलब क्या हुआ? टिकट लेने की जरूरत नहीं है, तू मेरे को जानता है भाई, ठीक है। और इसी की वजह से उसके पैसे बच जाते हैं। टुडे शी इज विद हर सन शिंग ये, ओह माय गॉड, यानी कि ये बुजुर्ग है, आज इसका बेटा इसके साथ है। शी फॉलोज हिम ऑन टू द बस, साथ साथ वो बस में उसके साथ आया। ठीक है। She follows him onto the bus as the door shut. Her jacket is caught. उसकी जो जैकेट है उसके दरवाजे में फंस जाती है। Ballooning up like a tent behind her, और बलून की तरह से वो फूल जाती है। You can see the situation कि ये एक बस है, ये बस का गेट है, बंद हो गया, लेडी इज इनसाइड लाइक दिस, ठीक है जी, और उसका जो वो है लोअर पार्ट वो हवा में फूल गया है। इट्स लाइक दैट, ठीक है मेरे बच्चों। इंग्लिश को जो भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, इंग्लिश को जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त हमेशा इमेजिनेटिव रहना जरूरी है। आपको ये सोचना जरूरी है कि अरे यार अच्छा ऐसा हुआ है, राइट। सेंटेंसेस पढ़ने के बाद उसका आनंद लेकर देखो, फील लेकर देखो, आपको महसूस होगा। शी ट्विस्ट्स दिस वे एंड दैट, वो अपने आप को इधर उधर पलटने की कोशिश करती है। फाइनली रेंचिंग हरसेल्फ फ्री, आखिर में वो अपने आप को फ्री कर लेती है। मामा टिकट्स, बेटे ने कहा। चिल्ड्रन आर ऑफन मोर कॉन्शियस ऑफ रिचुअल्स देन अडल्ट्स, बच्चे ज्यादा अवेयर होते हैं जो समाज के रीति रिवाज है। बच्चों को अगर एक बार आप सिखा देना मंदिर में चप्पल जूते उतार के जाना है, वो हमेशा इस चीज को फॉलो करेंगे। बच्चों को अगर आप एक बार सिखा देना बेटा कोई भी आपसे बड़ा दिखाई दे ऐसे करके नमस्ते करना है, वो बस ऐसे ही करेंगे, उन्हें फालतू नहीं सोचने की जरूरत होती। नाइस स्टेटमेंट। विदाउट अ टिकट इन हिज हैंड, उसकी हाथ में टिकट ना होकर, द राइड डजंट काउंट एज ए प्रॉपर राइड। बच्चे को ये पता था टिकट नहीं है तो ये प्रॉपर राइड नहीं है, ये चीटिंग है। On the peeling paint of the door, somebody has painted the shape of a pale finger, ठीक है ना, किसी ने मतलब जो दरवाजा था, पीलिंग पेंट मतलब उतरते हुए पेंट, पीलिंग का मतलब होता है जो
भाई आप समझ लो ना, क्या बोलते हैं उसको भाई, बस की मतलब पेंट है, पेंट जहां से उखड़ रहा है, ठीक है ना, वहां पर किसी ने क्या किया है, फिर से पढ़ते हैं। ऑन द पीलिंग पेंट ऑफ द डोर, दरवाजा है जो बस का, उसके ऊपर से जो पेंट उतर रहा है, somebody has painted the shape of a pale finger, एक पीली सी फिंगर वहां पर किसी ने पोछी हुई है। इट पॉइंट्स एट अ नंबर 1:10 PM, और वहां इशारा किस तरफ गया हुआ है, 1:10 M, यानी कि ये पैसा है शायद, ठीक है ना, ये 1 रुपया 10 पैसे की टिकट का पैसा है शायद, अभी पता नहीं है। बिटवीन शाइज राउंड हेड एंड द टिप ऑफ द पेंटेड डिजिट सिटिंग आउट द हाइट रिक्वायरमेंट फॉर अ टिकट। ओके, इस हाइट तक का समझो ध्यान से, क्या है, ये बस की वॉल है, ठीक है, ये बस की वॉल है। अब यहां पर किसी ने इस तरीके से एक वो बना रखी है फिंगर टाइप, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 1.10 M, यानी कि भाई अगर किसी की यहां तक हाइट है तो टिकट नहीं है, इससे ऊपर के लिए टिकट लगेगी, ठीक है बेटा। बिटवीन दिस राउंड हेड एंड द टिप ऑफ द पेंटेड डिजिट इज सेटिंग आउट द हाइट रिक्वायरमेंट फॉर अ टिकट रेस्ट्स द ब्यूटीफुल सिलेंडर फिंगर ऑफ टाओ यिंग, ठीक है। उसके बाद ये कहा है, शाओ ये, यू आर नॉट क्वाइट ऑल टॉल इनफ, आप इतनी, आपकी हाइट नहीं है, स्टिल 1 सेंटीमीटर अवे, 1 सेंटीमीटर आप पीछे हैं। शी टेल्स हिम सॉफ्टली, मामा आई एम टॉल इनफ, आई एम टॉल इनफ, मेरी ऊंची है हाइट। छोटे बच्चे को हमेशा बड़े होने के शौक होते हैं। शाओ ये शाउट्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, देखो ये आपसे फ्रेज पूछा जाता है, टू शाउट एट द टॉप ऑफ वंस वॉइस, इसका मतलब होता है पूरी जोर से, जितनी हिम्मत है उतनी जोर से चिल्लाने की कोशिश करना। स्टैंपिंग ऑन द फ्लोर, व्हाट इज स्टैंपिंग ऑन द फ्लोर, छोटा बच्चा जब झगड़ता है, जिद कर लाइक दिस कि मेरी हाइट ऊंची है, मेरे को छोटा मत करो, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, as if it were a tin drum. You told me the last time I could have a ticket, the next time, this is the next time, you don't keep योर वर्ड, आप अपने वचन के पक्के नहीं हो मम्मी। He looks up at his mother angrily. Tao Ying looks down at her son. A ticket costs 20 cents. 20 cents is not to be scoffed at. 20 सेंट ऐसे ही नहीं उड़ाए जाते। It can buy a cucumber. इसकी बजाय एक खीरा आ सकता है, 2 टोमेटोज आ सकते हैं, reduced price, ठीक है ना, मतलब मोल तोल करके सब्जी खरीदी जा सकती है। 3 bunches of radishes, 3 गाजर आ सकती है, इनफ स्पिनक आ सकता है, पालक आ सकता है, टू लास्ट 4 दिन का राशन आ सकता है 20 सेंट में। बच्चे को पता ही नहीं। दर्शाओ ये फेस इज रेज्ड अप लाइक अ हाफ ओपन ब्लॉसम वेटिंग टू रिसीव हिज प्रॉमिस फ्रॉम द सन, ठीक है ना, मतलब उस बच्चे का चेहरा ऐसे खिल गया कि वो सूर्य देवता से रोशनी पाएगा और ज्यादा खिलेगा। यानी कि देखो कितना अच्छा कंपैरिजन किया है, कितना खूबसूरत कंपैरिजन किया है। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ की तरफ ऐसे देखा, जैसे मतलब लाइक दिस, कि उसकी मम्मी उसको टिकट खरीद के देगी तो उसे ये महसूस होगा कि अब वो बड़ा हो गया है। छोटे बच्चे को कभी ध्यान से देखना, छोटे बच्चे की चप्पल एक तरफ रख दो और पापा की चप्पल एक तरफ रख दो, वो अपनी चप्पल नहीं पहन के खुश, वो हमेशा पापा की चप्पल की तरफ दौड़ेगा, ठीक है ना। उसे हमेशा बड़े बनने का एक क्रेज होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल है ये, मैं अभी पिता नहीं बना भाई। बट हाउ हिज फेस इज रेज्ड अप लाइक अ हाफ ओपन ब्लॉसम वेटिंग टू रिसीव हिज प्रॉमिस फ्रॉम द सन। ही सेज 2 tickets please. The fierce conductor has beady eyes. मोटी मोटी उसकी आंखें थी। This child is 1 centimeter short of requiring a ticket. ये बालक 1 सेंटीमीटर भी छोटा है। Shao Ye shrinks. वो बेचारा घबरा गया। Not just 1 but several centimeters. The need for a ticket has all of a sudden become interwoven with the pride of a small child. अब भाई उस बच्चे की ईगो पे लग गई, भाई मेरे को अब टिकट चाहिए ही चाहिए, बिना टिकट के मैं तो यात्रा करूंगा नहीं। To be able to purchase self-esteem with the 20 cents is something that can only happen in childhood. बचपन की ही है ये बात कि भाई साहब 20 सेंट से एक बच्चा अपने आप को बच्चे से बड़ा होकर फील होता है। एंड सर्टेनली नो मदर कैन रेसिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हर सन हैप्पी। और कोई भी माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए 20 सेंट का खर्च झेल सकती है। आई लाइक टू बाई 2 tickets, शी सेज पोलाइटली। उसने फिर भी 2 टिकटें ही खरीदी। वाई डज टाओ यिंग बाई 2 tickets? टू स्पाइट द कंडक्टर, बेइज्जत करना, ठीक है, बेइज्जत करना, नफरत करना। टू मेक अप द टाइम्स शी डिडंट बाय अ टिकट, टू शो फॉर वेल्थ, टू मेक हर चाइल्ड सन हैप्पी। अपने बच्चे को खुश करना था, बच्चा खुश हुआ। व्हाट अ नाइस स्टोरी, है ना। ये पैसेज है बेटा, अगर ये लिटरेचर का हिस्सा होता तो मैं अभी तक आपको और भी ज्यादा घुमाता। ये लिटरेचर का हिस्सा होता तो
ठीक है ना। लिटरेचर में क्या होता है, साहित्य कहते हैं लिटरेचर को, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा। तो लिटरेचर के अंदर होता है डेलिब्रेशन, चीजों पर चिंतन करना, गहराई से सोचना, हर बात को बहुत ध्यान से समझने का काम करना। क्वेश्चन 2 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, झूठ कौन सी बात है। टाओ यिंग बोर्डेड द बस आफ्टर हर सन, टाओ यिंग एक्चुअली नीडेड टू बाय 2 tickets, टाओ यिंग was traveling with her son, 20 cents was a sum that mattered to टाओ यिंग। ये भी अपने आप में सच है, बेटे के साथ ट्रेवल कर रही, ये भी अपने आप में सच है, ठीक है ना। एक्चुअली नीडेड टू बाय 2 tickets, क्या सच में वो 2 टिकट्स खरीदना चाहती थी? भाई साहब यही सबसे बड़ा झूठ है, वो खुद नहीं खरीदना चाहती थी। Xiao Ye was eager to buy a bus ticket because he had saved money for it, wanted to feel like a grown-up, was very responsible, had grown taller than 1.10 m. Xiao Ye shrinks not just 1 but several centimeters. कई सेंटीमीटर वो सिकुड़ जाता है। क्यों? He feels humiliated. Humiliated का मतलब होता है दोस्तों अपमानित महसूस करना, ठीक है। ही इज एंग्री विद द कंडक्टर, गुस्से की बात तो थी ही नहीं। ही फील्स हैप्पी एज इज एट हिज अचीवमेंट, ही फील्स प्राउड ऑफ हिज हाइट। कौन सी बात हो गई? श्रिंक्स नॉट जस्ट 1 बट सेवरल सेंटीमीटर्स। क्या कारण हो सकता है भाई? श्रिंक का मतलब सिकुड़ना है। अब सिकुड़ने की संभावना क्या है? ह्यूमिलिएटेड एंड हर्ट, ठीक है बेटा, आके ना। For the child, the ticket was a symbol of determination, freedom, self-esteem, courage. Determination का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय की तो कोई बात थी ही नहीं यहां पर, ठीक है सर। फ्रीडम की बात नहीं थी, सेल्फ एस्टीम, उसकी रिस्पेक्ट की बात थी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे बच्चों पैसेज का ये वाला जो है 6 क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से ट्राई करके देखना। इसे देखकर पता चला ये फैक्चुअल पैसेज है और फैक्चुअल पैसेज के बेसिस पर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अगली क्लास मतलब कल हम फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे और इसमें टोटल कितने पैसेजेस हैं मैं एक बार देख लेता हूं। होने तो 10 चाहिए थे, होने तो कुल मिलाकर 10 चाहिए थे। कल फिर मुलाकात करेंगे बेटा, इन्हीं में से कुछ सेलेक्टेड पैसेजेस मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन एक बार आप ट्राई करके देखेंगे बेटा, फाइन, ओके। एक भाई बहुत देर से कह रहे हैं सर यही पैसेजेस काफी हैं। नहीं बेटा, ये पैसेजेस काफी नहीं है। अब इसके बाद आप अपनी इंग्लिश एक्यूमेन के पैसेजेस सोल्व कर सकते हैं। आप इसके अलावा कुछ और भी पीडीएफ आपको दी हुई है, आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी अब देखो मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको सिर्फ इग्नाइट कर सकता हूं, आपके अंदर एक शुरुआत जन्म ले सकती है, लेकिन लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। कल भी हम आपके साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसी शीट से ही हम करेंगे या कोई और पीडीएफ अगर मैं अच्छे पैसेजेस आपके लिए निकाल पाया तो डेफिनेटली, ठीक है बच्चे, फाइन। और रिसेंट अभी एमटीएस की आंसर की आई है हमारे पास, तो एमटीएस से देख लेते हैं, ठीक है। मैं आज कंपाइल करता हूं आपके लिए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस, फिर हम मिलते हैं कल फिर कॉम्प्रिहेंशन। आज के लिए इतना ही, खुश रहें, दिल खुश रहे, ठीक है दोस्तों। और किसी को डांटा हो तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना।